क्या आपने कभी सोचा है कि एक 5 रुपए के माउथ फ्रेशनर और सड़कों पर इंसानों को जिंदा लाश बना देने वाली खतरनाक ज़ॉम्बी ड्रग के बीच कोई सीधा संबंध हो सकता है? मतलब कल्पना कीजिए, हम अपने घर के पास की किसी दुकान पर खड़े हैं। हम्म। वहाँ सामने चिप्स के पैकेट हैं, टॉफियाँ हैं और उन्हीं के ठीक बगल में चमचमाते हुए पैकेट्स में माउथ फ्रेशनर टंगे हैं, जिन पर हमारे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स मुस्कुरा रहे हैं। ये तो एक ऐसी आम तस्वीर है जिसे हम रोज देखते हैं और शायद इसीलिए हम कभी इस पर रुककर सवाल भी नहीं उठाते। बिल्कुल। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी हमारी इस डीप डाइव में हम इसी 5 रुपए के पैकेट के पीछे छिपी एक बहुत ही जटिल और खतरनाक दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। सही कहा आपने। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे आकर्षक विज्ञापनों और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर नशा गली नुक्कड़ की दुकानों से शुरू होता है और फिर सिंथेटिक ज़ॉम्बी ड्रग्स जैसी भयानक शक्ल लेकर युवाओं की नसों तक पहुंच जाता है। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि इस पूरी चर्चा का आधार कोई हवाई बातें या अफवाहें नहीं हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बेहद ठोस हैं। हम कानूनी दस्तावेजों, न्यायपालिका की सख्त टिप्पणियों, एम्स और द कैनरी जैसी संस्थाओं की विस्तृत रिसर्च पर बात करेंगे। साथ ही डीआरआई के छापों के प्रमाणिक आंकड़े और न्यूजीलैंड जैसे देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का भी हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जिन चीजों को बड़ी मासूमियत से माउथ फ्रेशनर या मनोरंजन के नाम पर हमारे सामने परोसा जा रहा है, उनके पीछे का विज्ञान और अर्थशास्त्र असल में कितना भयानक है। बिल्कुल भयानक है। तो चलिए इस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे से शुरुआत करते हैं, यानी वो ग्लैमर जो हमें टीवी और सोशल मीडिया पर रोज दिखाया जा रहा है। हाल ही में एक बड़ी घटना हुई। जयपुर कंज्यूमर फोरम ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े अभिनेताओं को एक नोटिस भेजा है। अच्छा, वो विमल पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन का मामला है ना? जी हाँ, वही विज्ञापन जो दिन रात टीवी पर चलता है और जिसकी टैगलाइन है, दाने दाने में है केसर का दम। अब यहाँ थोड़ा सा बुनियादी गणित लगाते हैं। बाजार में असली केसर की कीमत लगभग 4 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास है। और ये जो पाउच बेचा जा रहा है, इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए है। 5 रुपए के पैकेट में 4 लाख रुपए किलो वाली केसर कैसे हो सकती है? मतलब ये तो गणित और विज्ञान दोनों के हिसाब से पूरी तरह असंभव है। यहीं से सरोगेट मार्केटिंग यानी छद्म विज्ञापनों के मायाजाल की शुरुआत होती है। इसे अगर कानूनी नजरिए से समझें तो हमारे देश का तंबाकू नियंत्रण कानून, जिसे हम कोटपा कहते हैं, वो बहुत सख्त है। कोटपा हाँ। इसकी धारा 5 स्पष्ट रूप से कहती है कि तंबाकू उत्पादों का सीधा या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के नियम भी साफ हैं कि जिन उत्पादों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देना अनिवार्य है, मशहूर हस्तियां उनका प्रचार कर ही नहीं सकती। अगर ये उत्पाद सचमुच सिर्फ इलायची या केसर है, तो इसके विज्ञापन पर करोड़ों रुपए क्यों पानी की तरह बहाए जा रहे हैं? यही तो कैच है। मुझे तो ये बिल्कुल कंप्यूटर में वो ट्रोजन हॉर्स वायरस होता है ना, उसकी तरह लगता है। बाहर से एक हानि रहित फाइल दिखती है, लेकिन अंदर आपके सिस्टम को हैक करने वाला कोड होता है। ये कंपनियां भी मशहूर सितारों की आड़ में हमारे दिमाग में तंबाकू का कोड डाल रही हैं। ट्रोजन हॉर्स की ये उपमा इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। द कैनरी नाम की संस्था ने अपनी हालिया रिसर्च में इस पूरी मार्केटिंग कार्यप्रणाली का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। उनके चौंकाने वाले आंकड़ों के अनुसार तंबाकू कंपनियों के 80% विज्ञापन असल में ब्रांड एक्सटेंशंस होते हैं और 12% सरोगेट मार्केटिंग के दायरे में आते हैं। अच्छा, जरा इन दोनों रणनीतियों के पीछे के मनोविज्ञान को समझाइए। ये काम कैसे करती हैं और हमारे दिमाग को कैसे चकमा देती हैं? तो ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब है कि एक तंबाकू कंपनी अपने पहले से स्थापित ब्रांड के नाम का इस्तेमाल करके कोई बिल्कुल अलग चीज बेचे, जैसे कि कोई स्नैक्स या कुकीज। लेकिन सरोगेट मार्केटिंग कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक और सोची समझी रणनीति है। वो कैसे? इसमें कंपनी एक ऐसा नॉन टोबैको उत्पाद बनाती है, जैसे पान मसाला या माउथ फ्रेशनर, जिसकी पैकेजिंग, उसका रंग, ब्रांड का नाम और यहाँ तक कि डिजाइन का फॉन्ट भी बिल्कुल उनके मुख्य तंबाकू वाले उत्पाद यानी गुटके जैसा ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टीवी पर कोई बड़ा स्टार इलायची खा रहा है, तो कंपनी का असली मकसद कभी इलायची बेचना था ही नहीं। वो बस हमारे दिमाग में उस खास रंग और डिजाइन की गहरी छाप छोड़ रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
मार्केटिंग की तकनीकी भाषा में इसे ब्रांड रिकॉल कहते हैं। होता यह है कि जब एक उपभोक्ता किसी पान की दुकान पर जाता है तो उसे टीवी वाला वो हरा, नीला या लाल रंग तुरंत याद आता है। उसका अवचेतन मन उस रंग को ग्लैमर से जोड़ चुका होता है और वो अनजाने में उसी रंग का असली तंबाकू उत्पाद खरीद लेता है। बाप रे, तो बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। और इतना ही नहीं, हम्म, द कैनरी की रिपोर्ट ये भी उजागर करती है कि ये विज्ञापन ज्यादातर मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चलाए जाते हैं। और सबसे चालाकी की बात यह है कि ये कंपनियां गणतंत्र दिवस या चैत्र नवरात्रि जैसे स्थानीय त्योहारों का सहारा लेती हैं ताकि अपने उत्पाद को हमारी संस्कृति और उल्लास के साथ जोड़ सकें। ये तो बात हुई स्क्रीन्स पर रचे जाने वाले मनोवैज्ञानिक भ्रम की। लेकिन अगर हम इन स्क्रीन से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत की तरफ रुख करें तो हालात सिर्फ चिंताजनक नहीं बल्कि खौफनाक है। बिल्कुल, ग्लैमर का पर्दा हटते ही जमीन पर जो दिखता है वो एकदम अलग कहानी है। कानून की किताबों में जो आदर्श बातें लिखी हैं और गली नुक्कड़ की दुकानों पर रोजमर्रा में जो हो रहा है, आप उसके बीच एक बहुत गहरी खाई है। हमारे स्रोतों में नेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में छपी अहमदाबाद की एक बेहद अहम स्टडी के आंकड़े शामिल हैं। वहां के तंबाकू विक्रेताओं पर एक रिसर्च की गई थी। यह अध्ययन बताता है कि 2008 के कोटपा कानून के लागू होने के इतने साल बाद भी विक्रेताओं को कानून के नाम पर सिर्फ 2 ही बातें पता थीं। सिर्फ 2 बातें? हाँ, एक कि नाबालिगों को तंबाकू नहीं बेचना है और दूसरा कि पैकेट पर चित्रमय चेतावनी होनी चाहिए। और क्या जमीन पर उन 2 नियमों का भी ईमानदारी से पालन हो रहा था? विडंबना तो यही है। 96% से ज्यादा दुकानदारों ने शोधकर्ताओं के सामने ये बात बेझिझक मान ली कि वे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचते हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। और सुनिए, 24 दुकानें तो सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों के 100 गज के उस दायरे के भीतर चल रही थीं जहां इनकी बिक्री पूरी तरह से गैरकानूनी है। और सबसे शर्मनाक बात, कई दुकानों पर बच्चों को ही तंबाकू बेचने के काम पर रखा गया था। यह आंकड़े व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाते हैं। और अगर हम सिर्फ एक शहर से हटकर पूरे देश के स्तर पर देखें तो एम्स की 2018-19 की रिपोर्ट इस पूरी स्थिति की भयावहता का एक बहुत बड़ा चित्र हमारे सामने रखती है। एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 35% वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। 35%। अगर हम भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत विशाल संख्या है। हाँ, और इस रिपोर्ट का एक और आंकड़ा बहुत स्पष्ट है। देश में 2.4 करोड़ लोग केवल धुआं रहित तंबाकू यानी गुटखा, खैनी आदि का सेवन करते हैं। जरा रुकिए, 2.74 करोड़ लोग, ये संख्या तो पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। मतलब हम एक पूरे देश के बराबर की आबादी को केवल गुटखा चबाते हुए देख रहे हैं। ये तुलना स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही ढंग से पेश करती है। इसके अलावा 14.6% लोग शराब का सेवन करते हैं और भारी संख्या में लोग ओपियोइड्स ले रहे हैं। लेकिन एम्स की इस रिपोर्ट में एक और खंड है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो है इनहेलेंट्स का इस्तेमाल। इनहेलेंट्स यानी वो रसायन जिन्हें सूंघ कर नशा किया जाता है, जी, जैसे गोंद या पेंट थिनर। जी हाँ। और यहाँ जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि वयस्कों में इनहेलेंट्स का इस्तेमाल 0.58% है, लेकिन बच्चों और किशोरों में इसका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा यानी 1.17% देखा गया है। ये बहुत ही विचलित करने वाला है। लेकिन एक बात सोचिए, जब हमारे पास कोटपा जैसे कड़े कानून पहले से मौजूद हैं, तो क्या समस्या हमारे कानूनों की बनावट में है या फिर उन्हें जमीन पर लागू करने वालों की इच्छा शक्ति में? ये नीति निर्माण से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, हमें समझना होगा कि सामाजिक रूप से इन चीज़ों की स्वीकार्यता, जिसे सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं, वो हमारे समाज की जड़ों में बहुत गहराई तक बैठ चुकी है। जब समाज की एक बड़े हिस्से में किसी चीज को आम बात मान लिया जाता है तो सिर्फ जुर्माना लगाना समस्या को खत्म नहीं कर सकता, जो वैसे भी बहुत कम मामलों में लगता है। जब तक समाज में इसकी मांग और इसके प्रति आकर्षण बना रहेगा, आपूर्ति करने वाले नए नए रास्ते खोज ही लेंगे। और यहीं से हम अपनी चर्चा के उस सबसे खौफनाक मोड़ पर आते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। ये एक पूरी तरह से अवैध और जानलेवा दुनिया है, सिंथेटिक रसायन और ज़ॉम्बी ड्रग्स का उदय।
लेकिन सवाल ये है कि एक इंसान 5 रुपए के माउथ फ्रेशनर या गुटखे से शुरू करके इन खतरनाक रसायनों तक पहुंचता कैसे है? ये एस्केलेशन यानी नशे के स्तर के बढ़ने का विज्ञान है। जो कानूनी खामियां और छद्म विज्ञापन शुरुआत में लोगों को आकर्षित करते हैं, वे असल में शरीर में नशे के प्रति टॉलरेंस या सहनशीलता पैदा करते हैं। अच्छा। जब दिमाग को उसी स्तर का रोमांच महसूस करने के लिए ज्यादा भारी चीजों की जरूरत पड़ने लगती है, तो वो ब्लैक मार्केट की तरफ जाता है। और ब्लैक मार्केट आज प्राकृतिक ड्रग्स के बजाय सिंथेटिक ड्रग्स पर जोर दे रहा है। इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक हालिया टिप्पणी का जिक्र करना बेहद जरूरी है। 290 ग्राम हेरोइन के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा था कि नशीले पदार्थ युवाओं को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के ड्रग्स इंसान को एक ज़ॉम्बी यानी जिंदा लाश बना देते हैं। ज़ॉम्बी शब्द का इस्तेमाल कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एकदम जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। और इस हकीकत का एक बहुत बड़ा सबूत अभी जनवरी 2006 में सामने आया। DRI ने जो कार्रवाई की वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। वो राजस्थान वाला मामला? जी हाँ, राजस्थान में एक ट्रक पकड़ा गया जो देखने में बिल्कुल सामान्य था और उसमें मुर्गी का दाना भरा हुआ था। लेकिन असली कहानी तो उस दाने के भीतर छिपी थी। एकदम सही। जब DRI की टीम ने उस मुर्गी के दाने की बारीकी से जांच की तो उसके अंदर से 270 किलो मेफेड्रोन बरामद हुई, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 81 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाप रे! और बात सिर्फ एक ट्रक तक सीमित नहीं थी। जांच में पता चला कि सिंडिकेट के तार पूरे देश में फैले थे। DRI ने लातूर, भोपाल और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में कुल 6 अवैध फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया, जहां ये खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स धड़ल्ले से बन रही थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि तस्कर प्राकृतिक ड्रग्स छोड़कर इन सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं। इसके पीछे पूरा का पूरा अर्थशास्त्र काम करता है। वो कैसे? देखिए, पौधे से मिलने वाले पारंपरिक नशों जैसे अफीम या गांजे की खेती के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, एक खास तरह का मौसम चाहिए, फसल पकने का इंतजार करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, खुले खेतों में पकड़े जाने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेफेड्रोन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स को उगाने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी शहर के बीचों बीच एक छोटे से बंद कमरे में कुछ रसायनों को मिलाकर रातों रात बनाए जा सकते हैं। और इसी रासायनिक प्रयोगशाला का जो सबसे डरावना आविष्कार आजकल सड़कों पर उतरा है वो है ज़ाइलाज़ीन, जिसे ब्लैक मार्केट में ट्रैंक या ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से बेचा जा रहा है। हमारे पास जो मेडिकल जर्नल्स के स्रोत हैं उनमें इसकी जो कार्यप्रणाली समझाई गई है उसे पढ़कर सचमुच सेहरन होती है। इसे समझना बहुत अहम है। ज़ाइलाज़ीन असल में इंसानों के लिए कभी बनी ही नहीं थी। ये एक वेटनरी दवा है जिसका इस्तेमाल घोड़ों और गायों जैसे बड़े जानवरों को सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से ये एक अल्फा-2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है। ये तकनीकी नाम सुनने में बहुत भारी लगता है। जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। जब कोई इंसान इस जानवरों वाली दवा को अपने शरीर में डालता है तो उसके दिमाग और शरीर में असल में क्या प्रक्रिया होती है? आसान शब्दों में कहें तो ये रसायन इंसान के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के संचार को लगभग पूरी तरह से बंद कर देता है। इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी होते हैं। मतलब शरीर काम करना बंद कर देता है? जी। व्यक्ति के दिल की धड़कन खतरनाक स्तर तक धीमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर जमीन पर आ गिरता है और वो इंसान कई घंटों तक सुन्न होकर एक ही अजीब सी मुद्रा में पड़ा रहता है। मैंने अपनी रिसर्च में इसके शारीरिक परिणामों में नेक्रोसिस के बारे में पढ़ा और सच कहूं तो वो तस्वीरें विचलित कर देने वाली थी। एक वेटरनरी दवा इंसान की त्वचा को कैसे सड़ा सकती है? इसका बायोलॉजिकल कारण क्या है? नेक्रोसिस यानी त्वचा और मांस का सड़ना इस ड्रग का सबसे भयानक पहलू है। होता यह है कि ज़ाइलाज़ीन शरीर की रक्त वाहिकाओं को बहुत बुरी तरह से सिकोड़ देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपनी उंगली पर एक रबड़ बैंड बहुत कसकर बांध दिया हो। तो कुछ देर बाद उंगली में खून का दौरा रुक जाएगा और वो नीली पड़ने लगेगी। बिल्कुल। अब सोचिए यही प्रक्रिया पूरे शरीर में हो रही है। जब ऊतकों को लंबे समय तक ऑक्सीजन से भरा खून नहीं मिलता तो वे सचमुच दम घुटने से मरने लगते हैं। त्वचा पर गहरे घाव हो जाते हैं और मांस सड़ने लगता है। कई बार तो संक्रमण इतना फैल जाता है कि इंसान की जान बचाने के लिए उसके हाथ या पैर तक काटने पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सुनना ही अपने आप में खौफनाक है। अपना मुनाफा कमाने के लिए इन तस्करों ने इंसानों को ही एक प्रयोगशाला का जानवर समझ लिया है।
प्राकृतिक पौधों से मिलने वाले नशे से शुरू होकर जानवरों की बेहोशी की दवाइयों तक का ये जो सफर है, ये लालच की सबसे क्रूर तस्वीर है। और यहाँ तस्करों की एक और क्रूर चाल को समझना होगा। वे ज़ाइलेज़ीन को सीधे नहीं बेचते, बल्कि इसे फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड्स के साथ मिलाते हैं। ऐसा क्यों? कारण बहुत सीधा है। फेंटानिल का नशा बहुत तेज होता है, लेकिन उसका असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जब उसमें ज़ाइलेज़ीन मिला दी जाती है तो उस नशे की अवधि लंबी हो जाती है। तस्करों की नज़र में उनका उत्पाद बाजार में ज़्यादा असरदार बन जाता है। और इसका जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो ये कि अगर किसी को इस फेंटेनिल और ज़ाइलेज़ीन के मिश्रण का ओवरडोज हो जाए तो हमारे डॉक्टरों के पास जो जीवन रक्षक दवा है नैलोक्सोन, वो भी बेअसर साबित होती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि नैलोक्सोन केवल ओपियोइड रिसेप्टर्स पर काम करती है। अगर किसी ने बहुत ज्यादा ओपियोइड ले लिया है तो नैलोक्सोन दिमाग के रिसेप्टर्स से उस ड्रग को हटा देती है और ओवरडोज को तुरंत पलट देती है। लेकिन ज़ाइलेज़ीन कोई ओपियोइड नहीं है, ये एक वेटरनरी ट्रैंकुलाइजर है। इसलिए जब शरीर में ज़ाइलेज़ीन मौजूद होती है तो नैलोक्सोन उसे पहचान ही नहीं पाती और कोई असर नहीं कर पाती। चिकित्सा विज्ञान के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और डॉक्टर अभी भी इससे निपटने के प्रभावी तरीके खोज ही रहे हैं। इतनी खौफनाक तस्वीर और इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहा है। सिस्टम के पलटवार की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा और मुख्य हथियार है 1985 का एनडीपीएस एक्ट। ये दुनिया के कुछ सबसे सख्त कानूनों में से एक है। इसमें ड्रग्स की मात्रा के आधार पर सजा का प्रावधान है, छोटी मात्रा और व्यापारिक मात्रा। अगर कोई व्यक्ति व्यापारिक मात्रा के साथ पकड़ा जाता है तो उसे 10 से 20 साल तक की कठोर जेल हो सकती है। और मैंने पढ़ा है कि इस कानून की धारा 37 के तहत तो जमानत मिलना भी लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, धारा 37 के प्रावधान बेहद सख्त हैं। व्यापारिक मात्रा के मामलों में कोर्ट केवल तभी जमानत दे सकता है जब उसे प्रथम दृष्टया ये यकीन हो कि आरोपी पूरी तरह निर्दोष है और वो जेल से बाहर जाकर दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो कि साबित करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसके अलावा संस्थागत स्तर पर भी काफी काम हो रहा है। एनकॉर्ड तंत्र के तहत समन्वय बढ़ाया जा रहा है, राज्यों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है और डीआरआई लगातार नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर में आक्रामक रूप से छापे मार रही है। अगर हम भारत से बाहर वैश्विक स्तर पर नजर डालें तो कुछ देश इस संकट से निपटने के लिए शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड का उदाहरण हमारे स्रोतों में बहुत प्रमुखता से है। न्यूजीलैंड ने तो एक बेहद क्रांतिकारी कानून बनाया था। उनकी योजना थी कि 2027 से 14 वर्ष और उससे कम आयु के युवाओं के लिए सिगरेट की बिक्री पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसका मतलब था कि एक पूरी पीढ़ी तंबाकू मुक्त हो जाती। हालांकि वहां सरकार बदलने के बाद उस कानून को रद्द कर दिया गया, लेकिन ये नीयत दिखाती है कि दुनिया इस संकट को लेकर कितनी गंभीर हो रही है। इसके साथ ही आयरलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को लेकर बेहद कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। लेकिन यहाँ हमारे स्रोतों में एक बहुत ही बारीक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी सामने आता है। कुछ शोधकर्ताओं और आलोचकों का मानना है कि एनडीपीएस जैसे कानूनों का अत्यधिक सख्त होना ही शायद इस सिंथेटिक ड्रग संकट को अनजाने में बढ़ावा दे रहा है। इसको समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो तर्क ये दिया जाता है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा बहुत कड़ी है और कानूनी प्रक्रिया में खुद को निर्दोष साबित करने का भार भी आरोपी पर ही डाल दिया जाता है। अब जरा एक ड्रग पेडलर के नजरिए से सोचिए। वो सिर्फ अर्थशास्त्र की भाषा समझता है, मतलब वो अपना रिस्क और प्रॉफिट तौलता है। एकदम सही। वो देखता है कि अगर वो प्राकृतिक या सामान्य ड्रग्स बेचेगा तब भी उसे पकड़े जाने पर 10 से 20 साल की सजा होनी है, और अगर वो मेफेड्रोन या ज़ाइलेज़ीन जैसी सिंथेटिक ड्रग बेचेगा तब भी सजा लगभग बराबर ही है। और प्राकृतिक ड्रग्स उगाने में पुलिस से पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा है। सिंथेटिक तो किसी भी बंद कमरे में बन जाएगी और उसे मुर्गियों के दाने में इतनी आसानी से छिपाया जा सकता है। ठीक, यही तर्क है। इस नजरिए के अनुसार जब सजा समान है तो अपराधियों ने रिस्क कम करने के लिए अपने तरीके बदल लिए और ज्यादा खतरनाक लेकिन ज्यादा मुनाफे वाले सिंथेटिक रसायनों की तरफ रुख कर लिया। लेकिन एक मिनट, क्या हम ये कह रहे हैं कि कानून को नरम कर देना चाहिए? अगर सजा कम कर दी जाए तो क्या साधारण ड्रग्स की बाढ़ नहीं आ जाएगी? ये तो बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। ये कानून प्रवर्तन की सबसे पुरानी और सबसे जटिल दुविधा है। हर बार जब पुलिस एक दरवाजा बंद करती है तो अपराधी कोई नई खिड़की खोज लेते हैं।
इसीलिए दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सजा बढ़ाना काफी नहीं है। इसका एकमात्र स्थायी समाधान डिमांड रिडक्शन है, यानी लोगों और खास तौर पे युवाओं के बीच इसकी मांग को ही जड़ से खत्म करना। और मुझे लगता है कि यही इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष है। आज हमने देखा कि कैसे ये पूरी खतरनाक साइकिल काम करती है। 5 रुपए के गुटखे और इलायची के छद्म विज्ञापनों से जो ग्लैमर का भ्रम शुरू होता है, वो जमीनी स्तर पर नियमों की धज्जियां उड़ाने में बदलता है। वहां से युवाओं में सहनशीलता बढ़ती है और अंततः ये जाल उन्हें रसायनों से बनी ज़ॉम्बी ड्रग्स की जानलेवा हकीकत तक खींच ले जाता है। ये केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है, जैसा कि अदालतों ने भी कहा है। ये एक ऐसा जाल है जो हमारे समाज के भविष्य को दीमक की तरह खा रहा है। इसलिए हमारी भी सुनने वालों से, युवाओं से और आम जनता से ये सीधी अपील है कि नशे की इस काली दुनिया से पूरी तरह से दूर रहें। जो चीज़ बाहर से चमचमाती और आकर्षक दिखती है, वो असल में इंसान को सिर्फ और सिर्फ खोखला करती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूं कि हम सब एक बात पर गहराई से विचार करें। आज हमने देखा कि कैसे हमारे कानून, हमारी नीतियां और हमारी दवाइयां दोनों ही इन ड्रग्स बनाने वालों से हमेशा एक कदम पीछे ही नजर आती हैं। ये निश्चित तौर पर एक अंतहीन दौड़ जैसी लगती है। तो जरा सोचिए, यदि रसायनों में बदलाव की ये गति यूं ही बढ़ती रही, तो क्या भविष्य में नशा पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगा? क्या ऐसा समय आएगा जब ड्रग्स एक ऐसा सिंथेटिक कोड बन जाएंगे जिसे कोई भी मशीन पकड़ ही ना सके? और जब तक हमारे वैज्ञानिक उसका इलाज ढूंढेंगे, तब तक क्या कोई नई, आज से भी ज्यादा भयानक ज़ॉम्बी ड्रग जन्म ले चुकी होगी? ये विचार वाकई भविष्य की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करता है। याद कीजिए हमारी शुरुआत। अगली बार जब हम किसी नुक्कड़ की दुकान पर वो चमचमाता हुआ माउथ फ्रेशनर का पैकेट देखें, तो सिर्फ उसके बाहर छपे उस मुस्कुराते हुए चेहरे को मत देखिएगा। सोचिएगा उस पूरी अदृश्य अर्थव्यवस्था, उस खतरनाक विज्ञान और उस अंधेरी दुनिया के बारे में जो उस एक पैकेट के पीछे छिपी है और जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।